हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे आज के वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। जहां मॉलिक्यूलैरिटी पहले समझ लेंगे, उसके बाद में मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का कंपैरिजन समझेंगे। तो मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच, अब ये रिएक्टिंग स्पीशीज में कौन आ सकते हैं? एटम्स या फिर कोई मॉलिक्यूल और आयंस। यही तीन लोग रिएक्शन में जाएंगे ना, या तो एटम जा सकता है, मॉलिक्यूल जा सकता है, फिर कोई आयन जा सकता है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच कोलाइड साइमल्टेनियसली to bring about a chemical reaction is called molecularity। कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए और रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट बने, तो जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए उतने मॉलिक्यूल्स के नंबर को, उतने मॉलिक्यूल्स की संख्या को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव। कैटलिस्ट का काम करेगा यहां पर I नेगेटिव। ये बनेगा H2O प्लस हाफ O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड अवस्था में, H2O भी लिक्विड और ऑक्सीजन किस फॉर्म में बनेगा? गैस के फॉर्म में। तो एक ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है दो प्रोडक्ट देने के लिए। और हमें वैसे भी 10th स्टैंडर्ड में आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट्स टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट की संख्या एक, प्रोडक्ट की संख्या दो या दो से ज्यादा, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन में। तो यहां पर कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है? एक। तो ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलैरिटी वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये एक एग्जांपल हो गया जो यूनिमॉलिक्यूलर का एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लेंगे इसका, जो यूनिमॉलिक्यूलर की कैटेगरी में ही आएगा, वो रहेगा NH4NO2। इससे बनेगा N2 गैस twice H2O। एक ही रिएक्टेंट है, टूट रहा है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। यूनिमॉलिक्यूलर, अब यहां नीचे जगह नहीं बची यूनिमॉलिक्यूलर लिखने के लिए, लेकिन दोनों भी जो एग्जांपल दिए वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के ही एग्जांपल है। सिमिलरली व्हेन टू molecules collide with each other to form products, then such reaction is considered as बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
ओके, यहां पर रिएक्टेंट एक ही था, प्रोडक्ट बन रहे थे, रिएक्टेंट एक ही था, प्रोडक्ट बन रहे थे दो। यहां पर क्या होगा, दो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में टकराएंगे, ट्वाइस HI गैस के फॉर्म में, H2 अलग, I2 अलग। आयोडीन वैसे सॉलिड के फॉर्म में रहता है, लेकिन इस रिएक्शन में जो बनेगा वेपर के फॉर्म में निकलेगा। रिएक्शन कैसे होगी, एक हाइड्रोजन आयोडाइड का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल से टकराएगा इस तरीके से। H2 अलग, I2 अलग। तो कितने रिएक्टेंट्स यहां पे टकरा रहे हैं, रिएक्टेंट तो एक ही है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। तो जहां पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये इसका एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेंगे इसका जो बायमॉलिक्यूलर रहेगा, NO प्लस O3, O3 मतलब ओजोन, NO2 प्लस O2, सब गैस के फॉर्म में ही रहेंगे यहां पर। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो सिमिलरली ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी रहते होंगे, बिल्कुल रहते होंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली किससे डील करेंगे, पहले मॉलिक्यूलैरिटी, फिर उसका कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ में। पहले ही बता दे रहा हूं, मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिटरमाइंड होता है। कुछ रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम रह सकते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलैरिटी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन रह सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रह सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभार ऐसा होगा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी यूनिमॉलिक्यूलर निकल जाए, या बायमॉलिक्यूलर निकल जाए, ट्राइमॉलिक्यूलर निकल जाए। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। इसको पहले सेव करो प्लीज। कर लिया सेव, चलिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब स्टडी करेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। व्हेन three species collide with each other to form products, then that reaction is considered as trimolecular reaction. For example, twice NO2 plus F2, रिएक्टेंट्स टोटल है 2, लेकिन आपस में टकराने वाली स्पीशीज रहेंगी 3। प्रोडक्ट बनेगा ट्वाइस NO2 F, ट्वाइस NO2 गैस, फ्लोरीन गैस, ट्वाइस NO2 F, ये प्रोडक्ट बन रहा है, गैस के फॉर्म में ही बनेगा यहां पर प्रोडक्ट भी। रिएक्टेंट्स टोटल 2 है, एक NO2, दूसरा NO2 और एक F2। ये तीनों जब आपस में एक साथ टकराएंगे तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो NO2 आपस में टकराएंगे, एट द सेम टाइम एक F2 भी इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में एक ही समय पे टकराना चाहिए। क्या कहा मैंने, ये दोनों जब आपस में टकराएंगे एट द सेम टाइम ये भी उन दोनों को साथ में ही टकराना चाहिए, लेकिन ऐसी रिएक्शंस होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं।
भैया कैसे हो सकता है कि 3 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आपस में टकराए? 2 आपस में टकरा सकते, 3 मॉलिक्यूल्स अगर टकरा रहे, इसका मतलब पहले 2 टकराएंगे, फिर हो सकता है तीसरा टकराए। तीनों इकट्ठे साथ में एक दूसरे से टकराना बहुत मुश्किल है। तो फिर वहां से कंसेप्ट आया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का। तो ये रिएक्शन ओवरऑल होती कैसे है, यहां देखिए। NO2 प्लस F2 पहले बनेगा NO2F प्लस F। इसको हम बोल देते हैं स्टेप 1। स्टेप 1। अब ये स्टेप 1 में जो प्रोडक्ट बने हैं NO2F प्लस F, इनको दोबारा रिएक्टेंट्स के तौर पे कंसीडर करो। NO2F प्लस F, यहां बनेंगे NO2F। प्रोडक्ट वही बना है, हाँ। इसको हम बोल देंगे स्टेप 2। इसका मतलब भले ही मॉलिक्यूलरिटी इसकी ट्राइमॉलिक्यूलर निकले, लेकिन सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होती, बीच में कुछ तो भी बनता है। NO2 प्लस F2 पहले बना NO2F प्लस F। यहां पर जो प्रोडक्ट्स है दोबारा मैंने यहां पर रिएक्टेंट्स के फॉर्म में लिखे हैं, तो यहां से आप डायरेक्ट ऐसा शो कर सकते हैं, डायरेक्ट आपस में टकराएंगे। फिर तो जैसा कि मैंने बताया, यहां से कॉन्सेप्ट आया मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का। अब 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना बहुत मुश्किल है, तो इस रिएक्शन का क्या, जहां पर 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, यहां पर प्रोडक्ट बनते हैं थ्राइस Br2 प्लस थ्राइस H2O एक्वस 6H पॉजिटिव, ये एसिड से आया है, ऑब्वियस सी बात है। वाटर बनेगा लिक्विड में, ब्रोमीन नॉन मेटल जो रहता है लिक्विड में। अब यहां पर रिएक्टिंग स्पीशीज कितने हैं? 5 Br निगेटिव, 1 BrO3 निगेटिव और 6H पॉजिटिव, मतलब टोटल 12 रिएक्टिंग स्पीशीज है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि 12 रिएक्टिंग स्पीशीज इकट्ठे एक दूसरे के साथ में टकराए? मतलब वो जो 11 आपस में टकरा रहे, 12वां जो रिएक्टेंट रहेगा वो भी आपस में टकराएगा? ऐसा नहीं होता। इसीलिए फिर वहां से कंसेप्ट आया मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन का। तो व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? The detailed description of various steps by which the reactants are getting converted into products. Is called mechanism of the reaction. कि रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे होती है, क्या क्या चीजें रिएक्शन के दौरान बीच में बनती है। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स बाय विच द रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जैसे यहां पर ये हो गया ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्ट होती है क्या? नहीं होती। कैसे है मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। तो ये हो गई एग्जैक्ट मैकेनिज्म।
अब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं बल्कि दो स्टेप में होती है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो जब रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो तो उसमें से एक स्टेप रहेगी स्लो और हो सकता है एक स्टेप रहे फास्ट, या फिर हो सकता है दोनों स्टेप्स सेम स्पीड में हो, मतलब स्टेप 1 जितने समय में हुई स्टेप 2 भी उतने समय में हो सकती है। या फिर ऐसा ना होते हुए, बहुत बार ऐसा नहीं होता, होता क्या है एग्जैक्टली, दो स्टेप में से एक स्टेप बहुत फास्ट रहेगी, एक स्टेप बहुत ही स्लो रहेगी। इस केस में क्या लगता है, तो यहां पर स्टेप 1 जो है वो स्लो स्टेप है और स्टेप 2 जो है वो फास्ट स्टेप है। इसका मतलब पहली स्टेप ये वाले प्रोडक्ट बनने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और एक बार ये बन गए तो ये तुरंत आपस में अटैच होके फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जहां पर दो स्टेप्स में रिएक्शन होगी, जो स्लो स्टेप है वो रिएक्शन की स्पीड तय करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन मीन स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में जो सबसे, जैसे अगर 80% समय, मतलब 90% पकड़ लो, 90% समय अगर स्टेप 1 को कंप्लीट होने में लग रहा है और 10% समय सिर्फ स्टेप 2 को कंप्लीट होने को लग रहा है, तो कौन सी स्टेप को ज्यादा समय लग रहा है? पहली वाली स्टेप को ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब रिएक्शन का स्पीड ये वाली स्टेप तय करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन। ठीक है, चलिए इसको सेव करो पहले, फिर बाकी का बाद में कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, हो गया? चलो अब when a reaction takes place by two or more than two steps, then each step is called as elementary reaction or elementary process or step। ठीक है, when a reaction takes place by two or more than two steps, then each step is called as elementary reaction या फिर elementary process या फिर elementary step। जैसे यहां पर, यहां देखेंगे ये वाली रिएक्शन में दो स्टेप में हुआ ना, तो दोनों स्टेप को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंटरी रिएक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट, द स्लोवेस्ट step in the mechanism of reaction determines the overall rate of reaction। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया, सिर्फ लिखा रहा हूं। आई होप कि जो जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं आप अपनी नोटबुक में कॉपी करते हो। जो स्लोवेस्ट स्टेप रहेगी वही रिएक्शन का स्पीड तय करेगी। फास्ट स्टेप रिएक्शन का स्पीड तय नहीं करती, स्लो स्टेप रिएक्शन का स्पीड तय करती है। एलिमेंटरी रिएक्शन may be unimolecular
बायमोलिक्यूलर, समटाइम्स, ओकेजनली, कभी कभार, ओकेजनली, दे में बी ट्राइमोलिक्यूलर। एलिमेंटरी रिएक्शन हमेशा या तो यूनिमोलिक्यूलर या तो बायमोलिक्यूलर रहेंगे, कभी कभार ही 3 मॉलिक्यूल आपस में टकरा के एलिमेंटरी रिएक्शन देंगे। इसमें एक और एग्जांपल लेंगे हम, NO2 प्लस CO विल गिव NO प्लस CO2। सभी रिएक्टेंट्स और सभी प्रोडक्ट गैस की अवस्था में रहेंगे। तो ये रिएक्शन ओवरऑल होती कैसे है यहां देखेंगे। एक NO2 पहले दूसरे NO2 से टकराता है, यहां पर बनेगा NO3 प्लस NO। फिर ये जो NO3 बना है ये टकराएगा CO से और फिर बनाएगा CO2 प्लस NO2। तो यहां ध्यान देंगे, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, अब यहां जगह नहीं बची। स्टेप 1 इज स्लोवेस्ट स्टेप, hence it is the rate determining step। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है? रिएक्शन में वो स्टेप जो रिएक्शन की एक्चुअल स्पीड को कंट्रोल करती है, उस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब स्टेप 1, स्टेप 2, तो स्टेप 1 में अगर हम इस ओवरऑल इसको ऐड कर दे तो NO3 कैंसिल हो जाएगा, राइट? और ये NO2 और NO2 भी कैंसिल हो जाएगा, एरो के पहले और एरो के बाद। क्या क्या कैंसिल होगा? NO3 NO2 ओवरऑल रिएक्शन तो वही हो रही है। NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO। ओके, लेकिन रिएक्शन होती कैसे है? तो इस तरीके से होती है, जो ऊपर लिखा है वही रिएक्शन इस तरीके से होती है। स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको सेव करो प्लीज। हो गया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में हम हमारे वीडियो को कंक्लूड करेंगे बाय कंपेयरिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ट्वाइस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम में। ये वही एग्जांपल है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। हालांकि ये एग्जांपल हमने उस टाइम पे देखा है किसमें? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के इसमें एग्जांपल देखा था, सबसे पहला एग्जांपल। यहां पर ट्वाइस H2O2 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन होती है ट्वाइस H2O प्लस O2। H2O लिक्विड, O2 इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये भी रहेगा लिक्विड के फॉर्म में। फिर ये रिएक्शन भी 2 स्टेप रिएक्शन है। एक H2O2 पहले टकराता है I नेगेटिव से और यहां पर बनाएगा ये IO नेगेटिव। एक H2O IO नेगेटिव। ये IO नेगेटिव दूसरे H2O2 मॉलिक्यूल से टकराएगा और बनाएगा H2O प्लस O2 और I नेगेटिव जैसा का वैसा निकल जाएगा। ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। इसमें स्टेप 1 इज द स्लो स्टेप, हेंस इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एज यूजुअल। इसमें IO नेगेटिव जो है इज कॉल्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट।
अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? दोज स्पीशीज विच आर formed during a reaction those species which are formed during a reaction for a very short period of time are called रिएक्शन इंटरमीडिएट या फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसको समझाता हूं। रिएक्शन के दौरान थोड़ी देर के लिए बनने वाली चीज जो बनती है और तुरंत रिएक्ट होती है, ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। जो स्टूडेंट्स जो हायर क्लासेस के होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी अगर ऑर्गेनिक आपने पढ़ा है या फिर साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं तो कार्बोकटायन, कार्बेनियन, इन्हें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की कैटेगरी में रखते हैं। जो चीजें या जो स्पीशीज केमिकल स्पीशीज जो रिएक्शन के दौरान थोड़ी देर के लिए बनती है और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि भले ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की कैटेगरी में हमने इसको स्टडी किया था, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के H2O2 एंड I नेगेटिव, दोनों की संख्या पे रिएक्शन का स्पीड तय रहता है। तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन अब शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी की रीडिफाइंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज undergoing simultaneous collision in an elementary reaction or simple reaction is called molecularity। वो रिएक्शन वो डेफिनेशन जो मैंने पहले बताया था वो लिखे तो भी चलेगा, ये लिखे तो भी चलेगा, ये रीडिफाइंड डेफिनेशन हो गई। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन एन एलिमेंटरी रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द सम ऑफ power of concentration terms involved in the rate law expression is called order of reaction। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे प्रीवियस वीडियोस में। अब आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे, ऐसा पेज को बाइफरगेट कर लेंगे। एक तरफ में मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशंस ऑलरेडी लिखी हुई है, एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, उसको हम कंपेयर करेंगे और वीडियो वाइंड अप कर देंगे।
मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। सेव करो प्लीज। हो गया। चलो, अब जैसा कि मैंने कहा था बाइफरगेट करके आप इसको अपने नोटबुक में उतारेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी की प्रॉपर्टीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूलैरिटी, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंटरी रिएक्शंस, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोल रहा है इसका मतलब वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस जो बहुत सारी स्टेप्स में कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंटरी रिएक्शंस, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग, क्योंकि बहुत सारी स्टेप्स आती है ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज एप्लीकेबल टू एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कितने भी स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हो उसके ऊपर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं इसके बाद के जो भी वीडियोस रहेंगे वो उसी से रिलेटेड रहेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट है तो एक वीडियो वही कंपेयर करने में क्यों लग गया? तो वो इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी का कंसेप्ट जब आया उसके बाद में ही एग्जैक्ट मैकेनिज्म का कंसेप्ट भी आया, और केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन ही है ना, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की स्पीड किन चीजों पे डिपेंड करती है और रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे होती है। Molecularity is a theoretical concept. Order of reaction is determined experimentally. Molecularity is always whole number. Molecularity cannot be zero. Obvious सी बात है, मॉलिक्यूल्स अगर टकराएंगे तो एक मॉलिक्यूल यूनिमोलिकुलर हो सकता है, एक मॉलिक्यूल आपस में ही टूट जाए यूनिमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए बायमोलिकुलर, तीन मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए ट्राइमोलिकुलर। हाँ, जीरो मॉलिक्यूल है ही नहीं और तो फिर वो टकराएगा किससे? ओके, तो मॉलिक्यूलैरिटी कैनॉट बी जीरो। ऑन द अदर हैंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। अब होल नंबर तो रहता ही है, हमने देखा ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी होल नंबर, कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू। ओके, एसेटाल्डिहाइड वाली रिएक्शन देखी थी हमने, तो फ्रैक्शनल वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 रह सकता है, 1.5, 3/2 रह सकता है फ्रैक्शनल वैल्यू, एज वेल एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हमने देखी। अब होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? जीरो से। ओके, मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल एज जीरो। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी is determined for elementary steps. Molecularity of slowest step is equal to order of reaction. यहाँ ऊपर वाला पॉइंट देखिए, molecularity is only applicable for elementary reactions. Complex reactions molecularity has no meaning. लेकिन इसी का काउंटर पॉइंट कहाँ पर लिखा है? लास्ट में। For complex reactions molecularity is determined by elementary steps. इसको समझो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर ढेर सारे, जैसे वो अभी एग्जांपल दिया था ना, 12 रिएक्टिंग स्पीशीज इकट्ठे थोड़ी टकराएंगी, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करते हैं? उसकी अलग अलग स्टेप्स निकालते हैं, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, कितने स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और फिर हर स्टेप के लिए हम अलग से मॉलिक्यूलैरिटी डिटरमाइन करेंगे। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी इज डिटरमाइंड फॉर एलिमेंटरी स्टेप्स। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप। यहां पर हमारा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियोस में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे करते हैं वो स्टार्ट करेंगे। ऑस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड है, हाफ लाइफ पीरियड मेथड है, वैन टॉफ मेथड है,
उनके डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज और फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इसको सेव करेंगे, ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट लो प्लीज़।